जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारी सेकंड क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक्स पढ़ लिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है, क्या कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 मेथड देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हमने मिडल टर्म स्प्लिट के कुछ रूल्स देखे थे ताकि हम मिडल टर्म स्प्लिट थोड़ी सी आसानी से कर पाएँ। फिर हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि सबसे बढ़िया मेथड भी था क्योंकि उसी से हमने थर्ड मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव भी करा था। ठीक है। फिर हमने देखा था कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac की मदद से कैसे हम सिर्फ उसकी मदद से नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे थे कि जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे या फिर रियल एंड अनइक्वल होंगे या फिर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आज की क्लास में हम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बता रखा है भाई, जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी सिखाई थी और इक्वेशन सॉल्व करनी पहले ही सिखा दी थी। सेम काम इस बार भी हमने किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही सॉल्व करनी सिखा दी है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम से फॉर्मुलेट करना सीखेंगे, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है। इसमें हम खुद से ही कुछ ना कुछ कभी कभी सवाल पूछने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो छोटी गलती होती है वो एलिमिनेट हो जाए भाई। ठीक है। अगर कोई बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई जैसे नहीं बना पाता तो वह इन छोटी छोटी चीज़ों का, जो कि मैं अभी बताऊंगा, ध्यान रख सकता है ताकि उनकी ये छोटी गलतियाँ एलिमिनेट हो पाएँ, जो कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है कि गलती हो गई है। ठीक है। अच्छा, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बता दूं, ये हमारी 10th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है और इसके अंदर अभी हम ये 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी ये सेकंड क्लास है। आज इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे सेकंड क्लास में ही। और ये कोई वैसा फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स नहीं है। इसके अंदर हम फुल्ली सारी चीज़ पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है। हो सकता है बाद में हम थोड़े एडवांस लेवल पे, एडवांस और बेसिक वो नहीं जो आपके स्कूल में मैथमेटिक्स आजकल मिल रही है। एडवांस का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ थोड़े बेटर क्वेश्चंस, यानी कि थोड़े जिनका क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़े, उसके साथ भी हम आगे आने वाले टाइम में वीडियो ला सकते हैं। पर अभी के लिए हम एनसीईआरटी को अपना एक बेस मान के पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, रियल नंबर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कर चुके हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले से ही लिख के रख रखे हैं, सिर्फ इक्वेशंस बनाना देखेंगे भाई। ठीक है। तो देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक काम करते हैं, लेंथ को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और ब्रेड्थ को अभी के लिए एक काम करते हैं, वाई मान लेते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल में होती है, अभी इसको एक ही वेरिएबल में कर देंगे। जस्ट फॉर समझने के प्रोस्पेक्टिव हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 528 होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पर देखो एक कंडीशन और दी गई है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि एक्स इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि अगर मैं ट्वाइस ब्रेड्थ कर दूं तभी भी जो एक्स है वो 1 मीटर ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, आप खुद अपने आप से पूछो कि ट्वाइस ब्रेड्थ से भी जो हमारी लेंथ है वो एक ज़्यादा है, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट जो है वो छोटा है। तो अगर मेरे को इनको बराबर करना है तो 1 किस तरफ ऐड करना चाहिए, जो छोटे वाला पार्ट है इस तरफ। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब x को अगर आप, x की वैल्यू को आप इधर अगर डाल दो तो 2y प्लस 1 इंटू में y इज इक्वल टू 528 हो गया। तो 2y² प्लस वाई इज इक्वल टू 528 हो गया, यानी कि 2y² प्लस वाई माइनस 528 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना भाई आपका काम है, y की वैल्यू निकालो, y की निकल जाएगी तो x की निकल जाएगी। वही आपसे पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट पूछिए। दोबारा देखो, लेंथ x मानी, ब्रेड्थ y मानी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 528 होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट
इज़ 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस ब्रेड्थ से भी 1 मीटर ज़्यादा थी लेंथ। तो हमने क्या करा, बराबर करने के लिए ब्रेड्थ वाली साइड 1 मीटर ऐड कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है 306, फाइंड द इंटीजर्स। बड़ा आसान है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1 2 हो गया, 5 6 हो गया, या फिर 102 103 हो गया, मतलब लगातार जो नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बोला गया है, तो यानी कि हमको लेट द इंटीजर्स बी क्या करना पड़ेगा, बी, एक तो x मान लो और दूसरा क्या मानोगे आप, x+1 मानोगे। आप x-1 भी मान सकते हो, दूसरा कंजिक्यूटिव तो वो भी रहेंगे ना। तो अभी के लिए हमने क्या मान लिया, एक को x मान लिया और दूसरे को x+1 मान लिया, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि x इंटू में x+1 इज इक्वल टू क्या है, 306 है। यानी कि x² प्लस x किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। यानी कि x² प्लस x माइनस 306 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है भाई। अब यहाँ पे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। आप x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको x+1 की भी पता चल जाएगी, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। आसान है, चलें आगे। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ आज इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूँ, आंसर निकाल के बताना आपका काम है भाई। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पहले देख चुके हैं, आज की क्लास में सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो ये कुछ एज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करे थे वैसे, पर यहाँ पर ये किस तरह की इक्वेशन बनेंगी, इनकी क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बनेंगी। देखते हैं कैसे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि अगर तो रोहन की एज को मैं x मानता हूँ तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 ईयर ओल्डर है तो x+26 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट रोहन्स एज भी इतना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर्स एज विल बी x+26। आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद रोहन कितने साल पे पहुंच जाएगा, x+3 पे, और मदर कितने साल पे पहुंच जाएगी, x+29 पे। तो x+26 से इसमें 3 और ऐड कर दो 3 साल बाद। और क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि इन जो एज अब हो चुकी हैं 3 साल बाद, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 होगी भाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आसान है। x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू में 3 87 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 360। इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो, x² प्लस 32x, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273, सही बोल रहा हूँ ना, -273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है, वैसे मेरे हिसाब से क्या सही है ये, ठीक है भाई। तो इसकी आप मिडल टर्म स्प्लिट करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओ, जैसे आपकी इच्छा हो रही है आप कर सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रखो, जब यहाँ पर एज निकालने के लिए बोला गया है तो आप ये समझो कि यहाँ पर रूट वगैरह में आंसर नहीं आने वाला, आंसर तो जो आएगा वो इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा। यानी कि इसकी जो मिडल टर्म स्प्लिट है वो पॉसिबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चाहे थोड़ा सा समय आपका 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर कोशिश करो, अगर मिडल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन हो पाता है तो कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली मिडल टर्म स्प्लिट ही शॉर्टेस्ट वे है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। एज नेगेटिव आ जाए, लेंथ नेगेटिव आ जाए, जो कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव आ जाए जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको आप रिजेक्ट कर देना, सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना। क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ो, हो सकता है रोहन की मदर की एज पूछी हो प्रेजेंट, ठीक है, तो आप x+26 की वैल्यू हो बेसिकली फिर पूछ रहे होते, पर अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू ही पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड।
अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड चलो फिजिक्स का है, किसी को अगर पता है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड में अंतर तो बताना भाई मेरे को भी। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस कितना दिया गया अपने को, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर इस ट्रेन ने ट्रैवल किया। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन क्या बोल रहे हैं, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कोई नहीं, डिस्टेंस इतना कवर किया, हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो थी s थी और टाइम इसको लगा t। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम रहा होगा। अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस तो इतना ही है, अगर तो स्पीड जो है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो जो टाइम लगता, ऑफ कोर्स स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम जो लगता वो t+3 लगता। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 480 अब की बार डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब की बार टाइम और स्पीड का कुछ यहाँ पर चेंज हो गया। अरे भाई ये तो बहुत सारा कुछ नाटक क्रिएट हो गया। कोई नहीं, इस नाटक को दूर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें क्या आता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है पर सिंगल वेरिएबल में। पर यहाँ पर तो दो वेरिएबल हो रहे हैं, कोई नहीं, आप एक वेरिएबल को हटा दो, किसी भी एक वेरिएबल की जगह आप कुछ भी और लिख दो। देखो यहाँ पर क्या निकालना, क्या है, स्पीड निकालनी है ना, तो मैं टी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ से क्या मैं टी को लिख सकता हूँ, 480 डिवाइडेड बाय में एस लिख सकता हूँ ना। अब इसको यहाँ पर डाल दूँगा, देखो क्या होगा, 480 विल बी इक्वल टू एस माइनस 8, और टी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 480 बाई एस प्लस 3। टी की जगह 480 बाय मैंने एस लिख लिया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस इसको सॉल्व कर दो। 480 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 480 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3s हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। 48 8 जा, दिमाग में करने की कोशिश करूं, 400 और 384 आएगा शायद, 3840 डिवाइडेड बाय में s। ठीक है, और ये क्या है, माइनस 8 3 ज़ा 24। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सब सही है। 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 4 ज़ा 32, 38 सही है भाई, सही है, सब सही है। देखो 480 से 480 कटने लग रहा है, यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s डिवाइडेड बाय में s इज इक्वल टू 0। इस s को आप उस तरफ ले जा सकते हो, तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3s स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स ऑफ s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करो वो आपकी मर्जी है। इसको सॉल्व करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमने लिख ली। दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू नई स्पीड इनटू में नया टाइम, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार टी आ जाएगा, तो मैंने क्या करा, टी की वैल्यू पहले ही यहाँ पर डाल दी 480 बाई एस। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, s को 480 बाई एस से किया तो 480 बच गया, s को 3 से किया तो 3s, इन दोनों को किया तो 3840 बाई एस, और इन दोनों को किया तो माइनस का 24 हो गया। थोड़ा सा लेफ्ट राइट करो, सॉल्व करो, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज इतना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर दो। सम दोनों नंबर का क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, और प्रोडक्ट क्या है,
182 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है हमको, तो देखो हम यहाँ करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या 27 माइनस एक्स इसमें डाल देते हैं, तो देखो क्या होएगा ये x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। y की जगह ये वैल्यू डाल दी 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सारी चीज़ों को राइट में ले जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। 13 और 14 शायद हो रही हैं वैल्यूज़, 4 3 हाँ 13 14 हो जाएंगी, देख लेना आप सॉल्व करके, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दो नंबर्स का सम 27 था, प्रोडक्ट इतना था। हमें क्या करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। उससे भी ज़्यादा अगर आप ऐसा सोचो कि एक ही वेरिएबल मांगता है, कितने वेरिएबल मांगता है, एक वेरिएबल मांगता है, दो वेरिएबल नहीं मांगता है, तो हमने एक वेरिएबल को गायब कर दिया। कैसे गायब कर दिया, y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स लिखा और y की जगह 27 माइनस एक्स ले आए अब इस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में। दूसरा भी काम आप कर सकते थे, यहाँ से y की वैल्यू 182/x निकाल के ऊपर डाल सकते थे, आपकी इच्छा है, सेम ही आंसर आएगा। आगे देखते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इतना। तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस वन। अभी आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है। तो एक x हो गया और दूसरा x प्लस वन हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ हु स्क्वायर्स, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस वन का होल स्क्वायर हो रहा है, एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये 365 बोलने लग रहे हैं हमको, ठीक है। वैसे बता सकते हो क्या हो सकते हैं नंबर, वैसे ही गैस करना चाहें तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो 13 तो हो नहीं सकता, 169 है, तो 12 और अगर 11 देखें तो ये 12 और 11 होंगे पक्का। चलो कोई नहीं, अभी के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हो गया, 365 हो गया। इसको और सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 365, तो 364 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन में डायरेक्ट मत लगा दिया करो कोई भी फॉर्मूला, या फिर मिडल टर्म स्प्लिट भी, या फैक्टराइजेशन, जो भी बोल रहा हो। देखो 2 पूरे में कॉमन है, तो आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि उधर 0 है ना, माइनस में 182 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट आराम से हो जाएगी, ठीक है भाई। 11 12 नहीं आ रहा है यार, ये तो वही कुछ आ रहा है। चलो देख लेना आप, किया तो सही है ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 364, तो 182, तो ठीक है भाई, सब सही है, सब सही है, सब सही है, ठीक है भाई, सब सही है। तो इसको आप सॉल्व करके दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की वैल्यू निकाल सकते हो जिनका स्क्वायर का सम क्या हो रहा हो, 365 हो रहा हो। हाँ थोड़ी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 11 12 तो हो ही नहीं सकते यार, ठीक है। यहाँ से निकाल लेना, सही आंसर मिल जाएगा आपको। 11 12 कैसे बोल दिया मैंने, अपराध हो गया, तो कोई नहीं, होता रहता है। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Its hypotenuse is 13. अगर आपको थोड़े बहुत पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो वैसे ही इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ये क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज 13 है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि अगर बेस x है तो ये 7 सेंटीमीटर लेस होगा, ये क्या होगा, x माइनस 7 होगा। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो लेट द बेस बी x, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7। अब यहाँ पर आपको पता ही है क्या करने के चक्कर में हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर
मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये ऐसा का ऐसा आ गया. थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो लेफ़्ट राइट, तो देखो क्या होएगा. 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको इधर ले आओगे माइनस का 120 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल के काट दो. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. 12 5 से 60 होता है, माइनस 12x प्लस 5x मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 12 है तो x माइनस 7 की क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से एक 5 भी निकलेगी. 5 पॉसिबल हो नहीं सकती, उसको आप रिजेक्ट करना. क्या कह के रिजेक्ट करोगे, क्योंकि अगर x 5 हो गया तो x माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा, पर लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x भी क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता भाई. ठीक है, तो ये सारी इंग्लिश लिख देना पेपर में, कोई टेंशन नहीं है. आगे चलते हैं. अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन, चलो देखते हैं. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक कंपनी है, कुछ भी इंडस्ट्री है. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स. मान लिया हमने कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करे गए. अब एक बार इस लाइन को दोबारा हम पढ़ते हैं भाई. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, तो वो कितनी आ रही है. ये एक किसी पर्टिकुलर डे पे ऐसा कुछ हो गया होगा, मतलब कि इस तरीके का सीक्वेंस बैठ गया. ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितना बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ रही है. पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than, 3 ज़्यादा थी किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो आर्टिकल तो एक्स प्रोड्यूस हुए थे, इसका ट्वाइस 2x और इससे भी 3 ज़्यादा थी कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई. दोबारा पढ़ते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced that day, twice the number of article produced that day. तो article produced that day was were x, तो twice the number of articles that produced that day कितना हो गया, produced that day कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया 2x और 3 इससे ज़्यादा कर दिया. ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ₹90, तो देखो आपको भी पता है एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर सपोज इतनी है तो 2 की क्या होएगी इंटू 2, 3 की क्या होएगी इंटू 3, 4 की क्या होगी इंटू 4, तो x की क्या होएगी इंटू एक्स. तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू में x. अब क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3 इंटू में x, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी है 90 है. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि आपको x और 2x प्लस 3 दोनों की वैल्यू बतानी है. आराम से निकाल सकते हो आप. तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 9090, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी अब आप कर लेना मिडल टर्म स्प्लिट, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना हो तो वो भी, और इसका आप आंसर निकाल सकते हो. समझ गए, चलें भाई आगे. चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं. पीडीएफ का मैंने आपको बता ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक है एक, ठीक है, वहीं पे मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड कर देता हूँ जो शीट्स पे मैं लिखता हूँ. ठीक है, कोई अलग पीडीएफ नहीं है, यही शीट्स अगर आपको चाहिए ऐसे की ऐसी, तो इनकी मैं पीडीएफ बना करके अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे आप ले सकते हो वहाँ से. ठीक है, वैसे तो खुद के नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे मेरे हिसाब से.
और ये तो गलती से भी मत सोच लेना कि इतना सा करके तुम्हें जैसे 40-50 आवर्स में ही पूरी मैथ्स आ जाएगी। जब तक मैथ्स में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स तो लिख के ले लो, मेरे से नहीं सीख सकते आप। पहले से आपको थोड़ी बहुत आती हो, बस आपको कंसेप्ट पता चल जाए, बात अलग है। पर अगर आपको असली में मैथ्स सीखनी है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होना है, फास्ट होना है बिना प्रैक्टिस के, तो भाई कभी भी गलती से भी नहीं सोचना कि आप कि पढ़ पढ़ के, जैसे कि एसएसटी पढ़ ली तो इवेंट्स देख लिए, पेपर में लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ गए। मैथ्स में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में कंटेंट कम है। एसएसटी में देखो कितना ज़्यादा कंटेंट है, मैथ्स में कंटेंट कम है, पर इसी कंटेंट को घुमा फिरा के आपको देंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उस जो भी वो घुमा फिरा के देंगे उसको 1 सेकंड में पकड़ लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं आज तक, फिर आप ये कहोगे, ठीक है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई थोड़ी। चलो प्रैक्टिस करो, ये मतलब टोटल ये कहना चाहता हूँ मैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ्स में मान लेते हैं एम आए हैं उसके, एक्स वाई मान लेते हैं यार। मैथ्स में सपोज़ उसके एक्स आए हैं और इंग्लिश में कितने आए हैं उसके, वाई आए हैं सपोज़। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लस वाई टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, 30 हैं। हैड शी गोट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, दूसरे कलर से थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अगर उसके मैथ्स में थोड़े अच्छे मार्क्स आए होते, कितने, 2 मार्क्स ज़्यादा आए होते, यानी कि x+2 आए होते, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड बी 210। तो वो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स कितना होता, 210 होता। अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो 210 प्रोडक्ट होता। अब यहाँ पर तो 2 वेरिएबल आ गए, कोई नहीं, एलिमिनेट कर दो एक को। y को देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 30 माइनस एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो यही 30 माइनस एक्स यहाँ यूज़ कर दो, 30 माइनस एक्स, माइनस का 3 ऐसे का ऐसा लिख दो, 210 लिख दो। समझ रहे हो भाई। तो x+2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इसको मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, पर आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू नहीं देनी, आपको y की भी वैल्यू देनी है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो आपको x और y दोनों की वैल्यू देनी है। x की वैल्यू आ जाए तो y की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। चलें आगे, इधर से भी निकाल सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो इधर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, क्या होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज़ इक्वल टू, थोड़ी स्पेस कम थी ना इसलिए मैं नहीं कर रहा था, इज़ इक्वल टू 210। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, माइनस एक्स स्क्वायर 25x और इसको 54 माइनस 210 कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 156 माइनस 156 है ना, माइनस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भाई। चलें आगे, 54 में 160, ठीक है, सब सही है, कोई टेंशन नहीं है। ये इक्वेशन हमारी बन गई है, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा हो रही हो उस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक नंबर को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। इक्वेशन 1, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180।
आगे क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर ऑफ कोर्स यही है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा घटाया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि वाई स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर नहीं, 8 टाइम्स दी लार्जर नंबर। तो 8 टाइम्स ऑफ क्या लिख लिया मैंने यहाँ पर, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर यानी कि x, यानी कि वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 8x यूज़ कर सकता हूँ। y की वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, हमें तो वाई स्क्वायर की तो चाहिए, इज इक्वल टू 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में, अरे भाई वाई स्क्वायर की जगह 8x यूज़ किया था, माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अब आप निकाल ही लोगे, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। और पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ x की नहीं पूछी, आप y की भी निकालना है। x की आने के बाद x को यहाँ इंसर्ट कर देना और फिर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। चलें आगे, ठीक है भाई चलते हैं आगे। 15 क्वेश्चन हैं आज की क्लास में ना टोटल, तो 10 हो गए हैं, 5 हो रहे हैं। द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अच्छा, if the longer side is 30 meter more than the shorter side find the length of the, find the sides of the field, ओके। अच्छा थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ ही कर लेता हूँ, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसका डायगनल। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को x मान लिया, जो डायगनल है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस x हो जाएगा। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। आप अब यहाँ पर देखो पेपर में कैसे लिखोगे, लेट द शॉर्टर साइड बी x, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगनल विल बी 60 प्लस x एंड लॉन्गर साइड विल बी 30 प्लस x। बिल्कुल यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कैसे, क्योंकि जो सारे एंगल्स होते हैं किसके, एक रेक्टेंगल के, वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, क्या 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, 3600 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, और इसका होएगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 60x हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर काटो, पहले सारे सिस्टम को उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखो एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x, तो माइनस का 60x, 900 माइनस 3600 यानी कि माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो आंसर निकालो, ठीक है भाई, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल नहीं लग रहा पर। 2 taps can fill a tank in इतना टाइम, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, अच्छा है वर्क एंड टाइम की तरह है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसको हम उसी तरीके से लेंगे भाई। देखो भाई, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप सॉरी, then the smaller fill separately, अच्छा, let the time taken by smaller tap to fill the tank, to fill tank be x मान लिया इसको, therefore according to question time taken by larger tap, larger tap to fill tank, ये कितना हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा, ये बोल रहे 10 इसको 10 आवर लेस लगते हैं, तो इसको कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब यहाँ पर देखो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से जवाब देना। अगर तो एक टैप ऐसा है जो कि 2 घंटे में पूरे के पूरे, जो 2 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को फिल कर देता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा टैंक को, बताओ। आप कहोगे सर हाफ फिल कर देगा। अगर एक टैप ऐसा है जो एक टैंक को पूरे के पूरे टैंक को 3 घंटे में फिल कर देता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 घंटे में कितना फिल करेगा। आप कहोगे सर 1/3 फिल कर देगा। अगर मैं पूछूं 10 घंटे में फिल करता है, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 1/10 फिल कर देगा। अब मैं कह रहा हूं कि x घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये 1/x फिल कर देगा, ठीक है। ये तो बात हुई स्मॉलर की। ये 1 घंटे में इतना करता है, सॉरी ये पूरे के पूरे टैंक को इतने घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में इतना टैंक फिल कर देगा। अब ये दोनों लगे हुए हैं टैंक को फिल करने में, और इनको कितना टाइम लग गया, इनको लग गया इतना टाइम। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 72 75/8 आवर्स हैं ये, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि ये दोनों मिलके इतने घंटे में फिल कर देते थे, तो ये अब 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेंगे। सपोज यहाँ पर ये दोनों मिलके 5 घंटे में फिल करते, तो मैं पूछता कि 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, आप कहते सर 1/5। तो अब ये इतनी देर में फिल कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितना फिल कर रहे होंगे, 8/75 टैंक को फिल कर रहे होंगे। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग भी है कंसेप्ट से, ठीक है। देखो भाई मैंने यहाँ पर मान लिया स्मॉलर टैंक XR में फिल करता है, तो लार्जर टैप जो है वो x-10 में फिल करेगा। टेक ये लार्जर वाला 10 घंटे कम लेता है, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ कि अगर तो टैप 2 घंटे में फिल करता पूरे के पूरे टैंक को, तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल कर देता। आप कह रहे हो सर हाफ फिल कर देता। अगर मैं बोलूँ 3 घंटे में वो पूरे टैंक को फिल करता है, तो भाई 1 घंटे में कितना फिल कर देगा, 1 आवर में कितना फिल कर देगा। तो आप कहोगे सर 3 घंटे में पूरा करता है, तो इसका मतलब ये कर देगा 1/3 फिल कर देगा 1 घंटे में, है ना। तो देखो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। ये स्मॉलर टैप XR में फिल करता था, तो 1 घंटे में 1/x फिल कर दिया। लार्जर टैप इतने घंटे में फिल करता था, तो 1 घंटे में इतना ये टैंक फिल कर दिया। 1 घंटे में टोटल इन दोनों ने मिलके इतना टैंक फिल कर दिया है। पूरा का पूरा टैंक इतनी देर में, यानी कि इतनी देर में फिल होता था, तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा, 8/75। देखो दोबारा बोलता हूँ, अगर सपोज ये 5 लिखा है यहाँ पर कि 5 घंटे में दोनों मिलके पूरा का पूरा टैंक फिल कर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/5 टैंक को ये फिल करेंगे। तो वही देखो मैंने भी यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस क्या बची है, सिंप्लीफिकेशन बची है। x इंटू में x-10 हो गया, यहाँ पर x-10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8/75 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 10 अपॉन में x² माइनस में 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई का जुगाड़ बिठा दो, 150x माइनस में 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस में 80x। सब चीज़ को उधर ले जा रहा हूँ मैं, 8x² माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230x, और ये माइनस 750 हो जाएगा, सॉरी प्लस 750 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है भाई। तो ये इसका सिस्टम है पूरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल भी है थोड़ा सा क्योंकि हट के है। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो इसको, थोड़ा सा बैक करके। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए, बढ़िया, काफ़ी पढ़ाई कर लिया आज तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज इतना, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स।
आसान है। देखो सपोज एक स्क्वायर है ये अपना, ठीक है, इसकी साइड मैं ए मान लेता हूँ। तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं तो आपको पता ही है ना। दूसरा एक स्क्वायर, यार एक तो ना सारे अच्छे अच्छे कलर इसमें ना ख़त्म होते जा रहे हैं। ये कलर मेरे को सबसे बेस्ट लगता था वैसे, अभी भी लगता है, नए लेके आऊँगा ना फिर ये वाला कलर सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो अब एक चीज़ बताओ, इसका एरिया क्या होगा इस वाले स्क्वायर का? ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड इनटू साइड होता है। और इस वाले का एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि साइड इनटू साइड इसका भी एरिया होता है, क्योंकि ये भी क्या है, स्क्वायर ही तो है ना, और कुछ अलग थोड़ी ना भाई। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 468। अरे ये क्या हुआ, हमें तो क्या करना होता है, एक क्वेश्चन एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मांगता है, ये तो दो दो वेरिएबल आ गए, ये तो बहुत बेकार हो रहा है। कोई नहीं, आगे भी कुछ ना कुछ पक्का दिया होगा ताकि एक ही वेरिएबल बचे। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, इसका पैरामीटर कितना होगा भाई? 4a, और इसका कितना होगा? 4b। ऑफकोर्स ये वाला बड़ा मैंने बनाया तो इसका बड़ा है, तो इसके लिए आप उल्टा भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 4a इसका पैरामीटर था, 4b इसका पैरामीटर था, और डिफरेंस ऑफ पैरामीटर कितना बोला है? 24 बोला है। 4 को कॉमन निकालो, a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो 6 प्लस b है? b को इधर सरका दो। अब a की जगह आपको 6 प्लस b डाल देना है इसमें। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समझ रहे हो? थोड़ी स्पेस की हमारे पास दिक्कत है, मैं पहले से लिख रखी है ना भाई क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अंदाज़ा कई बार नहीं भी होता कि कितने में सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर देखो इसको मैं कर लूँ तो 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। तो अरे अच्छा, 2b स्क्वायर प्लस 12b, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, इसको इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होएगा। तो 36 माइनस 468, तो ये बचेगा 14 18, कितना बचेगा? 32 ना, हाँ। तो ये बचेगा -432 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, पूरी को थोड़ी छोटी हो जाएगी, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। समझ में आ गई भाई बात? चलें आगे। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं। अरे ट्रेन वगैरह आ गई भाई, यहाँ तो कुछ ख़तरनाक काम चल रहा है लग रहा है। देखते हैं, ब्लू से लिखते हैं यार, थोड़ा सेपरेट हो जाता है ना, सॉल्यूशन सही रहता है। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km. If the average speed of express train is 11 km more than the passenger train, find the average speed of the two trains. अच्छा भाई, चलो देखते हैं। किसी एक की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके हिसाब से दूसरे को मान लेंगे प्लस या माइनस करके, ठीक है। तो डिस्टेंस है, एक्सप्रेस ट्रेन का लिख लेते हैं पहले ना। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हम टाइम को मान लेते हैं, सपोज टाइम को t मान लो यार, और क्या मानोगे, और स्पीड को s मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 132 जो ये एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर रही है, तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स स्पीड इनटू में टाइम में कवर कर रही होगी। स्पीड इनटू में टाइम में, पॉइंट का मतलब टाइम होता है, मल्टीप्लाई होता है भाई, ठीक है, सॉरी, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, ठीक है। अगर तो एक्सप्रेस ट्रेन टी में कर रही है और स्पीड इसकी एस है, तो जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन ना थोड़ी स्लो चलती है, अगर आप कभी ट्रेन्स वगैरह में गए हो तो
खैर उससे अभी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मेंशन ही है चीज़ें। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो यानी कि पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लग रहा होगा, t+1, और इससे एक लेस यहाँ पे लगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप इसको t मानोगे ना तो यहाँ पे आप t-1 मानोगे, वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से अपने पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर रहे हो। पैरामीटर मतलब कि ये वाला पैरामीटर नहीं, पैरामीटर मतलब कि जो भी चीज़ें गिवन है जिनसे किसी चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन, जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है ये 11 किलोमीटर मोर है, तो ये 11 किलोमीटर लेस होगी, तो ये कितनी हो गई, s-11 हो गई, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो s और s-11 की वैल्यू पूछ रहे हैं ये, तो डिस्टेंस तो सेम ही था दोनों के लिए, तभी तो यहाँ पर टाइम डिफाइन किया गया है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी और ये कुछ और। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू में स्पीड, या फिर स्पीड इनटू में टाइम। अब जोन सा भी एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करने की इच्छा हो रही है उसको कर दो, जैसे कि यहाँ पर स्पीड पूछी है तो मैं t को एलिमिनेट करूँगा, जैसे कि t की वैल्यू क्या है 132/s। एक सेम क्वेश्चन ही हमने थोड़ी सी देर पहले भी किया है ना। तो ये हो जाएगा 132 इज इक्वल टू, टाइम की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 132/s + 1, वो भी कुछ स्पीड से ही रिलेटेड था मेरे हिसाब से, s-11 है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व। 132 विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s से s कटने लग रहा है, इसको और इसको, तो 132 हो गया। इसको इससे करेंगे तो 132 इंटू में 11 है, तो भाई करके देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना 1452/s, इसको इससे करेंगे तो +s, और इसको इससे करेंगे तो -11, ठीक है। 132 से 132 कट गया, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम s आ जाएगा -1452 प्लस s² -11s इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये कट गया ना तो इज इक्वल टू 0। s को इधर ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, s² माइनस में 11s माइनस में 1452 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको भी पता है अगर s की वैल्यू आ गई तो s-11 की भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स पूछा गया, तो भाई बोथ ट्रेन्स का आपको आंसर लिखना होगा, ऐसा नहीं आप s और t निकाल करके वहाँ पर आ गए। जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताने की कोशिश आप करो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया अब की बार। तो इसका एक पार्ट मैं कराता हूँ, बाकी आप ट्राई करना भाई, ठीक है। तो एक पार्ट देखते हैं इसका। शुरू और आखिरी का तो सेम ही टाइप लग रहा है, कुछ थोड़ा सा अलग है। अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो अगर तो लेंथ जो है वो x है, तो ब्रेड्थ क्या बोल रहे हैं ये, ब्रेड्थ कितनी होगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो एक काम करो, इसको x मान लो और इसको 2x मान लो। वैसे तो इसको x माना था तो इसको भी इसको x/2 भी मान सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी फॉर सिंप्लिसिटी हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है किसके, ब्रेड्थ के। एंड एरिया इज़ इतना, ये हमें चेक करना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। देख लेते हैं, अगर तो हमारे जो रियल रूट्स आए तो ऑफ कोर्स कंडीशन पॉसिबल होगी, और अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे तो कंडीशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर तो नेगेटिव भी नहीं आ सकते रूट्स, अगर नेगेटिव आ गए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती ना भाई। तो क्या बोल रहे हैं, एरिया कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 2x इंटू में x कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए, यानी कि 2x² कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए, x² कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-20 आ जाएगी। -20 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव,
+20 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव तो हो ही सकती है ना भाई। तो ब्रेड की वैल्यू x आ जाएगी और लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, यानी कि 40 आ जाएगी। 20 ब्रेड आ जाएगी और 40 क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेंथ और ब्रेड यहाँ पर निकाल लेंगे और बता देंगे हाँ जी पॉसिबल है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप निकालोगे तो भी आप देखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ इतने से काम नहीं होगा कि रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, आपको कंडीशन भी देखनी है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज इतना 4 ईयर्स अगो, इतना। तो ऐसा ना हो कहीं यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो नेगेटिव में निकल के आ रहा है किसी फ्रेंड की एज नेगेटिव हो नहीं सकती। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर भी आप पैरामीटर वगैरह का कुछ जुगाड़ बिठा रहे हो, तो देखो आप जो भी है बाकी के क्वेश्चंस आप दोनों देखो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। और अब अपना ये चैप्टर भी पूरा हो गया, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आज की क्लास में आपको बता दिया कैसे इक्वेशंस फॉर्मुलेट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपके साथ एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक टाइप का सीक्वेंस होता है, ठीक है। और इस सीक्वेंस की जब सीरीज़ बन जाती है यानी कि हम उसका सम करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज़ में यही अंतर है कि सीक्वेंस सिर्फ पैटर्न होता है, उस पैटर्न का जब हम सम कर देते हैं तब उसे सीरीज़ बोलने लग जाते हैं। तो उसकी जब सीरीज़ बन जाती है तब क्या काम होता है वो भी देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। तो चलो थैंक यू आपका आने के लिए और बाय बाय टाटा, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।